तो V1 की बेसिस से V2 में अगर कोई मैप है तो उससे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बना सकते हो। ये एक एल्गोरिथमिक प्रूफ है, मतलब ये एक तरीका भी देता है कि अगर एक वेक्टर स्पेस V1 है जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसकी बेसिस से दूसरे वेक्टर स्पेस में आपके पास अगर मैप है, सिंपल मैप, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो इस F के सहारे V1 से V2 के बीच में, इसलिए TF लिखा जा रहा है, इसी F के सहारे बनाओगे, ठीक है, बना सकते हो। और मैप बदलने के साथ मान लो दूसरा मैप G लोगे तो यहाँ एक TG मिल जाएगा, यानी जितने मैप मिलेंगे B से V2 में उतने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V1 से V2 में आपको मिल जाएंगे, यानी जितने B से V2 में मैप बना सकते हो, ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि B से V2 में जितने नंबर, ये बताता है नंबर ऑफ मैप्स, ठीक है, द सेट ऑफ all maps from B to V2। B क्या है? V1 की बेसिस, B V1 की बेसिस है, तो V1 की बेसिस से V2 में जितने मैप है सबको इसमें इकट्ठा कर लिए और सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V1 से V2 में V1 कामा V2 V1 मीन्स कि जितने मैप होंगे इसमें V1 से V2 में आप उतने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो। मीन्स इसमें 1-1 करेस्पॉन्डेंस होगा, यानी V1 से V2 में आप उतने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो जितने B से V2 में मैप, यानी यस B V2, यानी जितने अगर एक कोई मैप H मिल रहा है तो आपको तुरंत TH मिल जाएगा, कोई मैप थीटा मिल रहा है B से V2 में तो आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थीटा मिल जाएगा। और चूंकि यूनिक मिलेगा तो हर मैप के करस्पॉन्डिंग जितने मैप्स होंगे उतने ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, एग्जैक्टली जितने मैप्स होंगे उतने ही एग्जैक्टली होंगे, क्योंकि इसमें यूनिक शब्द आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक मैप F 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दे, एक मैप F एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, दूसरा मैप G एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन G। इसका मतलब B से V2 में मैप की संख्या और V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में 1-1 करेस्पॉन्डेंस होगा, जितने मैप मिलेंगे यहाँ पे उतने यहाँ पे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगे। फायदा क्या होता है कि मतलब बेसिस एलिमेंट तो फिक्स होंगे, अगर n एलिमेंट की इमेज पता चल जा रहा है, बेसिस मान लिया जो आप लिए थे x1 x2 xn, यही एलिमेंट थे B में, यही बेसिस में एलिमेंट थे n एलिमेंट, इनकी केवल इमेज पता चल जा रहा है, इतने की इमेज पता चलने से आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जा रहा है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी फायदा यह है कि n एलिमेंट्स की इमेज आपको केवल पता है एक मैप के सहारे, इतनी इंफॉर्मेशन से आप V1 से V2 में एक मैप ही नहीं बना ले रहे हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना ले रहे हो, और यूनिक, वो भी यूनिक, ऐसा नहीं कि कई यूनिक, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग प्रूव कर रहे थे। तो इसमें पहला पार्ट हो गया था TF इज ए लीनियर, TF को आप लीनियर मैप दिखा लिए थे। अब नेक्स्ट वी सो दैट, आगे कंटिन्यू करो वहीं से, नेक्स्ट वी सो दैट next we show that next we show that TF का रिस्ट्रिक्शन B पे देखोगे तो F ही आएगा, तो तभी तो आप एक्सटेंशन का जो सेंस होता है यही कि TF को जब B तक देखोगे, TF का डोमेन पूरा V1 है और B V1 का सबसेट है, जब TF को B तक रिस्ट्रिक्ट करोगे तो TF और F में कोई अंतर नहीं रहेगा, TF F ही हो जाएगा। तो लेट Vi बिलोंग्स टू B, क्योंकि Vi आप B में x1 लिए हो ना, ठीक है, तो xi लिख दो, xi बिलोंग्स टू B। आप x1 लिखते, x2 लिखते, xn लिखते, इससे बढ़िया सीधे xi लिख दिया गया। यहां लिख दो ब्रैकेट में I फ्रॉम 1 to n, तो x1 x2 xn में से कोई एक आर्बिट्रेरी ले लिए, xi बिलोंग्स टू B। देन xi को xi अगर B का एलिमेंट है तो इसका मतलब V1 का एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि B बेसिस जो होता है वो V1 का ही तो सबसेट होगा,
तो एक्स आई बी का एलिमेंट है और बेसिस V1 का सबसेट होता है, तो V1 का भी एलिमेंट है एक्स आई। तो एक्स आई खुद जो है वो बेसिस एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, और यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कैसे लिखोगे? 0x1 0x2 प्लस डॉट 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 1 इंटू एक्स आई और प्लस डॉट 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 0xn, यही तरीका है, बस यही लिख सकते हो ना। यानी एक्स आई को एक्स आई जो आपका है उसी x1 x2 xn में से है। एक्स आई आपका x1 x2 xn में से ही है, तो एक्स आई को x1 x2 एक्स आई xn के फॉर्म में ऐसे ही तो लिख सकते हो कि एक्स आई के कोफिशिएंट को 1 कर दोगे, बाकी सबको 0 कर दिए, बाकी सबको 0 कर दिए। और जो ही एक्स आई को आप ऐसे लिखते हो तो दिस इंप्लाइज टीएफ की डिफिनीशन आपके पास है। टीएफ ऑफ एक्स आई क्या हो जाता है, यही समझना। टीएफ ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा? स्केलर्स पीछे कर दोगे, बाकी x1 x2 xn पे आप एफ ऑपरेट करा दोगे। 0 fx1 0 fx2, यही तो डिफिनीशन है। आप कल ही तो पढ़े थे कि अगर v अल्फा 1 x1 डॉट 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 अल्फा n xn है तो टीएफ वी क्या हो रहा था, ये डिफाइन है टीएफ वी अल्फा 1 fx1। इसको खूब समझाया था आपको, ये मैप समझना अल्फा n fxn। यानी जो ही v को आप इस तरह से लिख पाते हो तो तुरंत टीएफ वी ये हो जाता है, टीएफ वी ये हो जाता है। तो जब आप एक्स आई को इस तरह से लिख दे रहे हो तो टीएफ एक्स आई क्या होगा? x1 x2 xi xn पे एफ ऑपरेट हो जाएगा। डॉट 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 1 fxi, ये 1 फील्ड का एलिमेंट है, ये स्केलर्स है, ये 0 फील्ड का 0 है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ है, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ है, और प्लस 0 fxn डॉट डॉट डॉट। तो अगर एक्स आई को लीनियर कॉम्बिनेशन, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का यही तरीका, और कोई तरीका लिख नहीं सकते हो, क्योंकि एक्स आई ही बचा रहे तो बाकी सबको 0 करना पड़ेगा, बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। और फिर जब ये हो जाएगा तो टीएफ एक्स आई क्या होगा? हर x1 x2 xi xn पे आप एफ ऑपरेट करा दोगे बाय डिफिनीशन ऑफ टीएफ। तो सब खत्म हो गए। आपको पता ही है कि 0 इंटू वी बराबर 0 ही तो होता है, 0 इंटू वी कोई भी वेक्टर हो, 0 इंटू वी 0 वेक्टर ही हो जाएगा, ठीक है, या v इंटू 0 ये 0 वेक्टर ही होगा। तो 0 fx1 आपका v2 का एलिमेंट है, fx1 v2 का एलिमेंट है, तो ये v2 का वेक्टर, ठीक है, और ये फील्ड 0 स्केलर, ठीक है, तो 0 इंटू वी यही वाला प्रॉपर्टी, 0 इंटू वी 0 हो जाएगा वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से, तो ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और प्लस डॉट 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 ये आपका S4 प्रॉपर्टी नंबर 4 1 इंटू वी बराबर वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। S4 प्रॉपर्टी यही तो कहती है। तो ये fxi जो है v2 का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है 1, तो 1 इंटू वी ही रहेगा, तो fxi ही केवल बचेगा। तो यहाँ केवल fxi बचेगा, यहाँ पे केवल आपका fxi बचेगा, और प्लस डॉट 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 0 इंटू वेक्टर 0 हो जाएगा। अब ये 0 वेक्टर v2 का है, ये सब 0 v2 के, सारे v2 के एलिमेंट है, ये प्लस v2 का है, तो 0 को ऐड कर, 0 मतलब v2 के प्लस का एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐड करने पे कोई फर्क नहीं आएगा, केवल बचेगा आपका fxi, केवल और केवल fxi बचेगा। fxi अब टीएफ एक्सआई की वही इमेज दे रहा है जो एफ एक्सआई का दे रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट, और यहां लिख देना फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। दो मैप बराबर कब होते हैं? तो एफ के डोमेन में तो n एलिमेंट है ना, x1 x2 xn, यही तो टीएफ x1 x2 xn। जब आप ये कह रहे हो कि आई 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, मतलब टीएफ x1 बराबर एफ x1, टीएफ x2 बराबर एफ x2, टीएफ x3 बराबर एफ x3, टीएफ xn बराबर एफ xn। इसका मतलब टीएफ बी तक एफ ही हो गया। दिस इंप्लाइज दैट टीएफ को जब बी तक देखोगे तो एफ के बराबर ही हो गया, क्योंकि बी के एलिमेंट पे टीएफ एफ जैसा ही वर्क कर रहा है, बी के एलिमेंट पे टीएफ एफ जैसा ही वर्क कर रहा है। इसका मतलब टीएफ का रिस्ट्रिक्शन जब आप बी तक देखोगे तो एफ ही है, टीएफ बराबर एफ
दैट मीन्स दैट इज, अगर और समझने के लिए समझना चाहो तो टी एफ इक्वल टू एफ, यानी टी एफ एफ ही हो जा रहा है ऑन बी, ये आगे लिख देना ऑन बी, बी पर टी एफ ही हो जा रहा है ऑन बी। टी एफ रिस्ट्रिक्टेड टू बी इक्वल टू एफ का मतलब क्या है, टी एफ और एफ में कोई अंतर नहीं, बी तक, टी एफ इज इक्वल टू एफ ऑन बी, बी पर टी एफ ही हो जा रहा है। तो आप दो बातें दिखा लिए, एक तो लीनियर मैप हो गया, दूसरा एक्सटेंशन भी है, टी एफ का एक्सटेंशन है, ये बात दिखा लिए। अब थर्ड क्या दिखाना है, यूनिक। तो लेट यूनिकनेस ऑफ टी एफ, लेट जी फ्रॉम V1 to V2 be any linear map satisfying या सच दैट, ऐसे लिख दो, सेटिस्फाइंग अच्छा शब्द होगा, सच दैट कि जी का बी पे रिस्ट्रिक्शन, यानी जी को बी तक जब देखो तो एफ के बराबर ही है। यानी अगर कोई और लीनियर मैप है, जी कोई और दूसरा लीनियर मैप है V1 से V2 में कि जी का रिस्ट्रिक्शन बी तक देखो तो एफ ही है, ठीक है। तो आपका टारगेट ये है कि ये जी टी एफ के बराबर ही हो जाए, जी टी एफ के बराबर ही हो जाए। अब लेट दो मैप को बराबर दिखाने का मतलब क्या है, टी एफ भी आपका V1 से V2 में है, इन दोनों को बराबर दिखाने का मतलब क्या, डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बराबर दिखा दिया जाए। तो लेट V बिलोंग्स टू V1, लेट V बिलोंग्स टू V1, डोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए। सिंस B is a basis, since B is a basis of V1, तो there exist unique scalars, unique alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to F such that V equal to alpha 1 x1, alpha 2 x2, alpha n xn। अगर V1 की बेसिस है B, तो V1 का हर एलिमेंट B के एलिमेंट्स का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यूनिक स्केलर्स आएंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n यूनिक होगा। बहुत लोग ये नहीं लिखते, तो थोड़ा चल जाता, नहीं भी लिखोगे तभी चल जाता, लेकिन प्रिसाइज लिखना है तो यूनिक लिखो, क्योंकि ये बेसिस है, ठीक है, ये बेसिस है। अब V आप जो आप लिखे हो, V आपका यहां का एलिमेंट है, V यहां का आपका एलिमेंट है, और G मैप है, G मैप ही नहीं लीनियर मैप है, तो G इस पे ऑपरेट हो जाएगा, तो ऑपरेट करा दो। दिस इंप्लाइज G ऑफ V इक्वल टू, इस साइड भी ऑपरेट हो गया, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा n xn। ये कहां से आप कर पा रहे, मैप की डिफिनीशन से। मैप की डिफिनीशन यही तो कहता है कि अगर x बराबर y है तो gx बराबर gy, तो लीनियर मैप है तो मैप है। तो v अगर v इक्वल टू दिस मस्ट, तो दोनों की इमेज भी बराबर होगा, gv इक्वल टू g ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n xn, बिकॉज g इज ए मैप, बीइंग लीनियर मैप, मैप तो है, ठीक है। क्योंकि G लीनियर मैप मान के चल रहे हो तो लीनियरिटी कंडीशन यूज कर दो, अल्फा 1 G x1, अल्फा 2 G x2, अल्फा n G xn, अल्फा n G xn एज G इज लीनियर, एज G इज लीनियर। G लीनियर है तो लीनियरिटी कंडीशन यूज कर लिए। और आप कह रहे हो कि G का रिस्ट्रिक्शन B तक F के बराबर ही है, मतलब B के एलिमेंट पे G F जैसा ही वर्क कर रहा है, मतलब G इक्वल टू F है ऑन B। ये आप मान के चल रहे हो ना, G फ्रॉम V1 to V2 be any linear map such that G restricted to B is equal to F, मीन्स G इक्वल टू F है ऑन B।
आप ये बताओ x1 x2 xn किसके एलिमेंट हैं? x1 x2 xn किसके एलिमेंट हैं? b के ही तो एलिमेंट हैं, और b पे g और f में कोई अंतर नहीं है। g इक्वल टू f है ऑन b, g इक्वल टू f है ऑन b, तो g की जगह f लिख दोगे, अल्फा 1 fx1, क्योंकि g और f में कोई अंतर नहीं है ऑन b, तो gx1 fx1 के बराबर ही हो जाएगा। g इक्वल टू f है ऑन b पे, ठीक है, तो fx1 अब प्लस अल्फा 2 gx2 भी आपका क्या हो जाएगा, fx2 प्लस डॉट 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 अल्फा n fxn, fxn। बाय डिफिनेशन ऑफ tf दिस इज नथिंग बट tf ऑफ, ये क्या होगा बाय डिफिनेशन, अगर v आपका ये है, v आपका ये है, तो tf v क्या होता है, अल्फा 1 fx1 प्लस अल्फा 2 fx2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन fxn, वही तो आपका यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा 1 fx1 प्लस अल्फा 2 fx2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन fxn, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट tf ऑफ v, tf ऑफ v, ये आपका जो है ये tf ऑफ v ही है। अगर v इस तरह से लिखते हो तो tf ऑफ v यही निकल के आता है, तो ये है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, tf ऑफ v। तो gv इक्वल टू आ गया tf ऑफ v, और v आप v1 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहे थे, इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v1, क्योंकि v आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहे थे v1 का। अब g और tf दोनों डोमेन के हर एलिमेंट पे बराबर इमेज दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों एज ए मैप बराबर हो जाएंगे, हेंस g बराबर tf। अब पूरा थ्योरम आपका प्रूव हो गया। पहले आप लीनियर दिखा लिए थे, फिर tf का रिस्ट्रिक्शन b पे f के बराबर दिखा लिए, और फिर आप ये दिखा लिए कि अगर कोई दूसरा लीनियर मैप है जिसका रिस्ट्रिक्शन b पे f के बराबर है, तो वो tf ही हो जा रहा है, वो tf ही हो जा रहा है। तो यूनिकनेस वाली भी बात प्रूव हो गई, QED। प्रियांशु आवाज चल रही है ना? लिख लो तो पूछता हूँ प्रियांशु तुमसे, लिख लो पहले साफ साफ। लिख लिए? ये इवन क्या है? ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये E1 E2 E3 E4 E5 क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R5, स्टैंडर्ड मैं बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R5, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R5, ठीक है। इसका मतलब इसके बेसिस एलिमेंट का इमेज मैं आपको दे रखा हूं, R5 के बेसिस एलिमेंट का इमेज मैं दे रखा हूं, ठीक है। मतलब एक मैप T है जो बेसिस एलिमेंट का इमेज क्या दे रहा है R5 के, वो मैं दे रखा हूं। अब इधर E2 है,
ये इवन क्या होगा, ये मतलब पहले ये इवन क्या होगा बताओ, ये इवन एक्चुअली में क्या होगा, वो तो मैं बोला हूं, लेकिन इवन दिखने में कैसा होगा। इवन R5 की बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट है। इवन क्या कैसा दिखता है, क्या बार 4 बार, मतलब 5 टपिल 1 0 0 0 0। और इधर वाला E2 हाँ तो वही बोलो ना, दिल से बोलो ना 1 0 0, क्योंकि R3 की बेसिस है 0 1 0, ठीक है 0 1 0, मतलब ये नोटेशन E2 है, यहाँ का E2 और यहाँ का E2 में फर्क है, यहाँ का E2 यहाँ का है, ये E2 यहाँ का है। यहाँ जब E2 देखोगे तो 5 टपिल 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ का E2 है तो ये है 0 1 0 0 0, ठीक है, और यहाँ वाला जो E2 है वो 0 1 0, ये है। ये जानना क्योंकि नोटेशन तो इवन E2 ही लिखेंगे हमेशा, लेकिन आपको समझना है कौन E2 कहाँ का है, ठीक है। तो R5 की एक बेसिस लिया B, ये बेसिस एलिमेंट ही है, स्टैंडर्ड बेसिस है, उसके एलिमेंट्स का इमेज पता है, आपको पूरा T बताना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। राइट डाउन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी जनरल एलिमेंट का इमेज क्या देगा ये T। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताने का मतलब क्या, कि आपको ये बताना है कि यहाँ का कोई x1 x2 x3 कामा x4 कामा x5 जनरल एलिमेंट लिया जाए R5 का, तो इमेज क्या आएगा, आएगा तो ऑर्डर ट्राइड R3 का एलिमेंट आएगा, तो क्या आएगा, पहला एंट्री क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, लिख के बताइए आप लोग क्या आएगा। ये उसी थ्योरम का एप्लीकेशन है, जस्ट उसी थ्योरम का एप्लीकेशन है। यानी अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस एलिमेंट का इमेज पता हो तो पूरा का पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप बता सकते हो। बेसिस एलिमेंट, इतना पावरफुल बात कह रहा हूं कि बेसिस एलिमेंट की इमेज पता हो तो पूरा का पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करेगा ये आप बता सकते हो। तो कपिया कलमिया को चलाओगे, ठीक है, तुम ही बार एक, तुम तो लिख ही लिए होगे, ठीक है, तुम और नंदिनी लिख ली। पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन हो जाएगा अगर बेसिस एलिमेंट की मैच पता हो। दिस इज बिग रिजल्ट इन लीनियर अलजेब्रा। अगर बेसिस एलिमेंट की मैच पता हो तो पूरा का पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन हो जाएगा। तो लेट x1 x2 x3 x4 x5 be the general element of domain R5, then अब कोई भी एलिमेंट जनरल एलिमेंट लोगे उसको बेसिस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, बेसिस के, क्योंकि हर एलिमेंट को बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हो यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो जब स्टैंडर्ड बेसिस है तो लिखना बड़ा आसान है। x1 x2 ये मैं आपको खूब समझाया अभी लेकिन आप भूल गए होगे। x4 x5 तो बेसिस यानी E1 E2 E3 E4 E5 के फॉर्म में लिखोगे तो स्केलर का काम यही कर जाएंगे, स्केलर का काम यही कर जाएंगे, x1 x2 x3 x4 x5 ही कर जाएंगे। यानी दिस इज नथिंग बट x1 E1 x2 E2 x3 E3 प्लस x4 E4 प्लस x5 E5 जनरल एलिमेंट लिए, और R5 की जो बेसिस है E1 E2 E3 E4 E5 स्टैंडर्ड बेसिस उसके फॉर्म में लिख। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो कि ऐसे लिख सकते हो अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तब। जब आपकी बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस हो तो यही जो कोऑर्डिनेट है यही स्केलर का काम कर जाएंगे। देखो यही स्केलर का काम कर जा रहे हैं। x1 पहला स्केलर, x2 दूसरा स्केलर का काम कर जाएगा, x3 तीसरा स्केलर का काम कर जाएगा, x4 चौथा स्केलर का काम कर गया, x5 पांचवें का, यही। लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस, अगर बेसिस स्टैंडर्ड नहीं है तब नहीं लिख सकते।
ये सब करवाया गया है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं। इसको लिख सकते हो x, इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिख सकते हो x1 इंटू 1 0 0 0, ये तो लिख सकते हो ना x1 प्लस x2 इंटू 0 1 0 0 0 प्लस x3 इंटू 0 0 1 0 0 और प्लस x4 इंटू 0 0 0 0, पार्डन में यहाँ चौथा 1 0 और प्लस x5 इक्वल टू 0 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करो तो यही आएगा, देख लो सॉल्व करोगे यही आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, इसके नीचे जब बराबर लिखोगे ये अंदर चला जाएगा ना x1, तो x1 बाकी सब 0 0 0 ये आया, प्लस फिर जब x2 को अंदर करोगे तो पहला 0 दूसरा वाला x2 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 0 अब प्लस जब x3 को अंदर करोगे तो 0 0 0 x3 0 0 0 फिर इसी तरह x4 को अंदर करोगे तो 0 0 0 0 x4 0 और प्लस जब x5 को अंदर करोगे तो 0 0 0 0 x5, यही तो आया जब इसको अंदर करोगे। कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, x1 का हर में मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इंटू 1 x1 बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करोगे तो पहले को पहले में जोड़ोगे तो क्या आएगा, x1 ही तो आएगा, पहले को पहले में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा x1। कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या होता है R5 के ऊपर, वेक्टर एडिशन R5 के ऊपर कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, यानी पहले कोऑर्डिनेट को जोड़ दिए तो x1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 x1 ही रहेगा। दूसरा 0 प्लस x2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आपका x2 रहेगा। 0 प्लस 0 प्लस x3 प्लस 0 प्लस 0 आपका x3 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस x4 प्लस 0 आपका x4 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस x5 आपका x5 हो जाएगा। तो यानी x1 x2 x3 x4 x5 को आप इस तरह से लिख सकते हो। इस तरह से लिखने पे आपका यही तो आ रहा है, ठीक है, यही तो आ रहा है। यानी x1 x2 x3 x4 x5 को इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, और यही आपका E1 है, यही आपका E1 है, और ये आपका क्या है E2, और ये आपका क्या है E3, ये आपका क्या है E4, ये आपका क्या है E5। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस है, कभी भी स्टैंडर्ड बेसिस है तो उसको E1 स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखते समय स्केलर का काम यही कर जाएंगे, x1 x2 x3 x4 x5 ही कर जाएंगे। सपोज जैसे मैं लिख दूं R2 और इसकी स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 ले लिया हमने, स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2, R2 ओवर R वेक्टर स्पेस, R2 ओवर R वेक्टर स्पेस, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2। E1 क्या होगा 1 0, E2 क्या होगा 0 1। तो जैसे 3 5 लोगे ना 3 5, जब E1 E2 के फॉर्म में लिखोगे तो ये 3 इंटू 1 0 और प्लस 5 इंटू 0 1। सॉल्व करो देखो 3 5 आ जाएगा। अभी 3 एकम 3 प्लस 0 3 और 3 0 0 प्लस 5 यही आ जाएगा। तो आप 3 5 को ऐसे लिख सकते हो, और आपका यही E1 है 3 E1 और ये आपका E2 है 5 E2। लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस है तब लिख सकते हो। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो कोई भी एलिमेंट लोगे तो यही स्केलर का काम कर जाएंगे, 3 5 ही स्केलर का काम कर जाएंगे। 10 बार तो बोल चुका हूं, स्टैंडर्ड बेसिस है तो सोचना ही नहीं रहता है, नहीं तो थर्ड ईयर की रियल एनालिसिस समझ में ही नहीं है आपको। थर्ड ईयर की जो रियल एनालिसिस पढ़ने वाले हो उसमें लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस दोनों यूज होने वाली है, इसलिए सेकंड ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई जाती है, क्योंकि थर्ड ईयर की एनालिसिस एडवांस एनालिसिस आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी अगर लीनियर अलजेब्रा नहीं समझे रहोगे, ठीक है। तो अगर स्टैंड अब बार बार यही यूज होगा, देखोगे हर अगले साल पूरा बार बार ये जो यूज होगा, हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस लूंगा और x1 x2 x3 x4 x5 को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब जो नहीं समझ रहा था तो उनको समझ में नहीं आता ये आदमी ऐसे कैसे लिख दे रहा है। तो जब स्टैंडर्ड बेसिस होता है तो खोल के मैं आपको समझा दिया, और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि फिर जब जोड़ोगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन से तो आपका यही आ जाएगा। अब फिर इसको E1 लिख देते हैं, E2 लिख देते हैं, E3 E4 E5। इसका मतलब अगर कोई भी R5 का मेंबर है या Rn का मेंबर है, इन जनरल समझो, इन जनरल ये समझो कि Rn ओवर R अगर वेक्टर स्पेस है, Rn ओवर R अगर वेक्टर स्पेस है और इसकी स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 En, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है, ये स्टैंडर्ड बेसिस, SB का मतलब स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस है। तो इसका कोई भी एलिमेंट लोगे x1 x2, जनरल एलिमेंट इसका n टपिल होगा x1 x2 xn, वो हमेशा x1 E1
x2 e2 प्लस डॉट 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 xn en के फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्केलर यही स्केलर का काम कर जाएंगे, यही स्केलर का काम कर जाएंगे e1 e2। इसको सॉल्व करोगे ना जब पूरा, तो यही निकल के आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो आप स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में अगर जनरल वेक्टर को लिख रहे हो तो स्केलर का काम कोऑर्डिनेट ही कर जाते हैं, स्केलर का काम कोऑर्डिनेट ही कर जाते हैं। लेकिन केवल स्टैंडर्ड बेसिस के केस में, जनरल बेसिस के केस में नहीं, स्टैंडर्ड बेसिस के केस में। इतना समझाने के बाद कहां गया अपना सवाल? तो x1 x2 x3 x4 x5 आप जनरल एलिमेंट लिए और e1 e2 e3 e4 e5 के फॉर्म में लिख दिए, स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में। अब आप कर t ऑपरेट करा दो। दिस इंप्लाइज t ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 इक्वल टू t, इधर भी ऑपरेट हो जाएगा। मैप, t मैप है, मैप की डिफिनेशन से x बराबर y है तो tx इक्वल टू ty, t ऑपरेट करा दो। x1 e1 x2 e2 x3 e3 प्लस x4 e4 प्लस x5 e5। चूंकि t लीनियर मैप है, आपको लीनियर मैप डिफाइन करना है, तो t लीनियर मैप बताना है तो लीनियरिटी कंडीशन यूज कर दोगे, स्केलर बाहर आ जाएगा। x1 t e1 x2 t e2, लीनियरिटी कंडीशन यूज कर रहे हो। 5 ही एलिमेंट सब लिखी दो। x3 te3 प्लस x4 te4 प्लस x5 te5 लीनियरिटी कंडीशन, यानी सारे स्केलर बाहर कर लिए, t ऑपरेट हो गया वेक्टर पे e1। और आपको मैं दे रखा हूं te1 क्या है, सब दे दिया हूं आपको। te1 क्या है, e2, तो x1 e2, x2 te2 क्या है आपका, e3, x3 te3 आपका क्या है, e1, और बाकी सब जीरो दे रखा हूं, ठीक है। तो प्लस x4 इंटू 0 0 0, te4 0 0 0 है तो x4 इंटू 0 0 0, और प्लस x5 te5 भी आपका 0 0 0 है, 0 0 0 है। तो x1 e2 क्या होगा प्रियांशु, यहां बताओ e2 क्या होगा? हाँ अभी तो तुम ही बताए थे e2 के, हाँ 0 1 0 0 1 0, और प्लस x2 0 0 1 e3 आपका, x3 ये क्या बज रहा है पता नहीं, ठीक है, x3 e1 है तो e1 आपका 1 0 0, ये सब R3 में है, ये सब जो काम कर रहे हो R3 में आ गए हो, तो e1 आपका 1 0 0, बाकी आपका x4 0 0 0 और प्लस x5 0 0 0। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन से सॉल्व कर लो, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पहला एंट्री क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर एडिशन मन में कर डालो। अब इतने आगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ चुके हो, 47वां 48वां 49वां लेक्चर चल रहा है, क्या आएगा डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लीकेशन फिर वेक्टर कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करना है। पहली एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री x3, कैसे x1 आ जाएगा, x3 आएगा, x3, और दूसरी एंट्री क्या आएगी आपका x1, और तीसरी एंट्री क्या आएगी आपका x2, बाकी सब जगह 0 0 है, x2। तो आपका जो मैप है वो किसी भी जनरल एलिमेंट का इमेज क्या दे रहा है, x1 x2 x3 x4 x5 का इमेज ये हो गया मैपिंग फॉर एवरी x1 x2 x3 x4
x5 बिलोंग्स टू डोमेन R5। तो अगर आप बेसिस एलिमेंट के इमेज जान रहे हो तो ये पूरी तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन हो गया। जनरल एलिमेंट का इमेज बता दिया ना, तो पूरी की पूरी तरह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका डिटरमाइन हो गया। अब ये सवाल हो गया, तो एक आप अपने मन से करके दिखाओ और 1 मिनट के अंदर करना। एफ एन ओवर एफ वेक्टर स्पेस है और वो एफ ओवर एफ वेक्टर स्पेस है, दोनों की फील्ड एफ है। भले नहीं लिखा जा रहा, तुरंत समझना एफ एन ओवर एफ और ये एफ ओवर एफ वेक्टर स्पेस है। लेट बी इक्वल टू E1 E2 En बी द स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ एफ एन। और आपको बेसिस एलिमेंट की इमेज दिया गया है, यानी टी लेट अल्फा बीटा आर फिक्स्ड आर बी फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ एफ, फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ, ये नहीं बदल सकते, अल्फा बीटा फिक्स्ड एलिमेंट है एफ के, यानी फील्ड के एलिमेंट है, फिक्स है अल्फा बीटा। अब बेसिस एलिमेंट की इमेज आपको दे रहा हूं, टी ऑफ E1 इक्वल टू अल्फा कामा, यानी टी E1 को मैप कर रहा अल्फा पे, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है तो अल्फा आपका यहां उपलब्ध है, तो टी E1 को अल्फा पे भेज रहा है। टी ऑफ E2 बीटा एंड टी ऑफ EJ इक्वल टू 0, फील्ड का 0, टी ऑफ EJ एफ का 0, ठीक है, एफ का 0 फॉर ऑल j ग्रेटर आर इक्वल टू 3, फॉर ऑल j ग्रेटर आर इक्वल टू 3, 3 यानी E3 से लेके En तक जितने हैं वो सब 0 पे मैप हो रहे हैं। बताओ क्या आएगा लीनियर मैप। बेसिस एलिमेंट की इमेज आपको दे दिया हूं, आप डिस्टिंग्विश करना पूरा का पूरा लीनियर मैप क्या होगा। हाँ, अब की बार मुझे विश्वास है प्रियांशु लगा लेगा, देखो टूटना नहीं चाहिए। और तुम लोग इस समय घर पे जाके रोज का रोज तैयार कर डालो, तुम्हारा एग्जाम मतलब मेरा एग्जाम है, पढ़ा करो इतनी मेहनत से। वो केमिस्ट्री वाला टीचर सुबह आया ना, उसकी भी जगह मैं ही पढ़ाया, उसकी भी जगह मैं ही पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते सही बता रहा हूँ चक्कर आ जा रहा है, ठीक है। गला वाला जैसे मेरी आवाज ही नहीं लग रही है, ठीक है, मेरी आवाज ही नहीं लग रही है। अब भाई इतनी अय्यासी किया हूं उधर, तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा समय चला गया ECC में, 1 महीना इधर शादी में। शादी वाला तो मान लो ठीक है, वो अच्छा था, लेकिन गर्मी में मुझे दिक्कत होती है ना, गर्मी में मुझे दिक्कत, कहाँ तुम AC कूलर लगा पाते वहां पे, ठीक है। मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, दूल्हा बेहोश हो जाए मंच पे तो, ठीक है।
मौसम ठीक था, लेकिन महाकुंभ की वजह से दिक्कत हुई। ठीक है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 जिनका जिनका आ गया होगा तो उनका उनका सही है। आ गया ना अल्फा, जब तक प्रियांशु का भी नहीं आया, लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट लिखो। नेक्स्ट रिजल्ट, लेट v1 एंड v2 बी, ये जरूर ध्यान देना कहां मैं सिर्फ वेक्टर स्पेस लेता हूं, कहां फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहा हूं। ठीक है, बहुत लोग बहुत रफली लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो ये थ्योरम की अजम्पशन बार बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। रिजल्ट जो थ्योरम है उसकी अजम्पशन सही है, सही है। लेट v1 एंड v2 बी वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड F let T from v1 to v2 be a linear transformation, be a linear transformation, be a linear transformation। देन एक ही साथ अलग अलग आपसे एग्जाम में एक ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं तीनों पूछा जाएगा, लेकिन एक ही साथ। देन फर्स्ट वन, T इज इंजेक्टिव या 1 कैरेक्टराइजेशन है, इफ एंड ओनली इट टेक्स Li सेट टू Li सेट। ठीक है, इट टेक्स Li सबसेट ऑफ v1 टू Li सबसेट ऑफ v2। मतलब दोनों तरफ से ऐसे ही है, अगर इंजेक्टिव मैप है तो Li सेट को Li सेट पे ही मैप करेगा, Li सेट को Li सेट पे ही मैप करेगा। और कन्वर्स भी सही है कि अगर कोई लीनियर मैप Li सेट को Li सेट पे मैप कर रहा है, हर Li सेट को Li सेट पे मैप कर रहा है, तो वो इंजेक्टिव भी होगा, सेकेंड वन, T इज सर्जेक्टिव या ऑनटू इफ एंड ओनली इफ। आप ऑब्वियस बना सकते हो रिजल्ट, अगर वो Li के साथ खेल कर रहा है तो ये जनरेटिंग के साथ खेल करेगा। इट टेक्स इट मतलब T, इट स्टैंड्स फॉर T। ठीक है, इट टेक्स जनरेटिंग सबसेट ऑफ v1 टू जनरेटिंग सबसेट ऑफ v2। सबसेट ऑफ v2, और फिर दोनों को मिला के थर्ड वाला, T इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ तो बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, इसका मतलब Li और Li को Li पे ले जाएगा, जनरेटिंग को जनरेटिंग पे ले जाएगा। और बेसिस आपका क्या होता है, Li और जनरेटिंग दोनों, इसका मतलब अगर T बाइजेक्टिव है तो बेसिस को बेसिस पे मैप करेगा। इट टेक्स बेसिस ऑफ v1 टू ए बेसिस ऑफ, इट टेक्स ए बेसिस ऑफ, ए बेसिस लिख दो, ए बेसिस ऑफ v1 टू ए बेसिस ऑफ v2, यानी बेसिस को बेसिस पे मैप करेगा। ये कैरेक्टराइजेशन है। इंजेक्टिव कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होगा अगर Li सेट को Li सेट पे मैप करे, सर्जेक्टिव होगा अगर जनरेटिंग सेट को जनरेटिंग सेट पे मैप करे,
बाइजेक्टिव हो जाएगा जब दोनों मिला दो, यानी बेसिस को बेसिस पे मैप करें, बेसिस को और दोनों साइड से सही है। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर बेसिस को बेसिस पे मैप कर रहा है तो पक्का वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, पक्का वो बाइजेक्टिव होगा। इधर से इधर भी सही है, इधर वाला तो नेचुरल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर से इधर भी सही है, ठीक है, इधर से इधर भी सही है, ठीक है। प्रियांशु इतने दिन से पढ़ा रहा, छोटी सी चीज बताओ, यस जनरेटिंग सबसेट है अगर वी का तो क्या समझते हो? यस इज जनरेटिंग सबसेट ऑफ वी, इस लैंग्वेज से आप क्या समझते हो? तुम क्या बता दे रहे हो प्रियांशु? तो ये है नहीं, बताओ, इतना बहुत दिक्कत होती है ना। एक बार लीनियर अलजेब्रा एक सेशन में पढ़ाया था मैं, तो उसमें लड़के मतलब टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझते हैं, टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ, और वो कहते सब समझ में भी तो समझ में आ रहा, तो मैं कैसे समझू समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एस के एलिमेंट, हाँ यस के एलिमेंट वी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। मतलब आप अपने बाप को ही पैदा कर दे रहे हो, ठीक है। मतलब ये तो बेटा है ना उसका, ठीक है, ये तो पापा है, ठीक है, ये बेटा है, तो तुम अपने बाप को ही पैदा कर दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वी का हर एलिमेंट इसके एलिमेंट का लीनियर का, आपको सिंपल ये बताना चाहिए, लीनियर स्पैन ऑफ एस यानी एस जनरेट इक्वल टू बी, जब आप ये लिखा मिले तो ये समझो, ठीक है, यानी लीनियर स्पैन ऑफ एस या सब स्पेस जनरेटेड बाय एस पूरा का पूरा वी हो जाए। अब यहां से आप बताओगे इसका मतलब क्या होता है कि यहां का कोई एलिमेंट लिया जाए तो इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। पहले आप इसको जब ये पूछा जाए तो ये बताओ, फिर आगे बताओ इसका मतलब, ये दिखाने का मतलब क्या दिखाना होता है, ये दिखाने का मतलब ये दिखाना होता है, ये दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे कि यहाँ का जनरल एलिमेंट लोगे और दिखाने की कोशिश करोगे कि इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन। ये मैं इसलिए बता देना हूँ, बहुत लोग करते बहुत कुछ है लेकिन वो जानते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं। Suppose that T is इंजेक्टिव, हाइपोथेसिस में आपका है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो आप सीधे मान के चलो कि सपोज दैट T इज इंजेक्टिव, लेट यस बी ए एल सबसेट ऑफ V1, मतलब P मान लिए, क्यों दिखाने जा रहे हो T इंजेक्टिव। अब आपको दिखाना है कि आर्बिट्रेरी एल सबसेट ले लिए V1 का, अब आपको दिखाना वी हैव टू शो दैट कि T यस को एल यानी T ऑफ डायरेक्ट इमेज ऑफ यस अंडर द मैप T, यानी TS एल सबसेट हो जाए V2 का, TS इज एल सबसेट ऑफ V2, एल सबसेट ऑफ V2, ये तो दिखाना होगा जो आप कह रहे हो इट टेक्स एल सेट को एल सेट पे ले जाए, तो आप एल सबसेट V1 का ले लिए, अब आपको दिखाना है कि T यस एल सबसेट हो जाए V2 का, तब कंफर्म हो जाएगा कि एल सेट को एल सेट पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब आधे लोगों को TS ही नहीं समझ में आ रहा, प्रियांशु बताओ अगर यस x1 x2 xn है तो TS क्या होगा? हाँ, तो ये तो तुरंत बता, Tx1 सब पे ऑपरेट हो जाएगा, Tx2 Txn डायरेक्ट इमेज ही तो है, डायरेक्ट इमेज ही तो, हर एलिमेंट का इमेज निकाल लोगे, ठीक है। मैं पूछ लेता तो तुमको लगता कोई बड़ा सवाल होगा ना, तभी पूछ रहे हूँ, लेकिन मैं छोटा सवाल ही पूछता हूँ। अब आपको अगर दिखाना है कि TS एल सबसेट है V2 का,
लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने का एक ही तरीका है, इसके एलिमेंट लो और स्केलर लो, लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराओ और सारे स्केलर्स को फिर जीरो दिखाने की कोशिश करो। तो लेट इसके एलिमेंट ले रहे हो, लेट x1 x2 xn एलिमेंट्स ऑफ ts एंड लीनियर कॉम्बिनेशन लेना तो स्केलर भी लेना होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट कि अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n xn इक्वल टू 0। फिर मैं पूछूंगा जा करते प्रियांशु ये बताओ ये जीरो कहां का जीरो है? हाँ किसका जीरो है? टीएस का कोई जीरो होता ही नहीं है। टीएस का कौन सा जीरो? जीरो तो वेक्टर स्पेस का होगा ना, V2 का वेक्टर स्पेस है। और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन V1 का x1 कहां का एलिमेंट है और टीएस कहां जाके गिरा होगा? यस अगर V1 में टीएस कहां जाके गिरा होगा? सर x1 सर टीएस नहीं सर, ठीक है, बता रहा है सर x1 सर इसीलिए आरपीएस सर मुस्कुराते हैं तुम लोगों को देख के, इसीलिए मुस्कुराते हैं वो, क्योंकि तुम लोगों को उनकी बात कुछ भी हवा नहीं लगती है। ठीक है, कुछ भी हवा नहीं लगती है। वो एक बार हमसे मिले थे ना, जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा था, तो वो बताते थे कि मतलब क्या करो इन गधों को समझा, जितना तुम मर मर के समझाते हो यहाँ लिख दिया करो V2। ठीक है, V2 लिख दिया करो, नहीं सब गधे है, बेवकूफ है। एक नंबर वो देखो लिखते हैं, जहां जहां होगा वो V2 V1 लिखा करते हैं, क्योंकि जानते हैं एक नंबर के तुम लोग गधे हो। ठीक है, एक नंबर के गधे हो, उसके बाद भी उनकी बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को। लेकिन मैं आदत नहीं बिगाड़ता हूं, क्योंकि अगर आपको सीखना तो आप अपने मन से जज करो कि क्यों जीरो, आप अपने मन से डिसाइड करो ये जीरो कहाँ का है। आदत बिगाड़ दूंगा तो फिर आपकी सोचने की क्षमता और खत्म हो जाएगी। ठीक है, जीरो तो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n xn इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो जीरो V2 का है। स्केलर सब जब उधर V2 का एलिमेंट है तो इधर भी तो सारे V2 के एलिमेंट होंगे। ऑब्वियसली वैसे भी नेचुरल तुमको सोचना चाहिए, दो एलिमेंट बराबर हो रहे हैं और अगर ये V2 का एलिमेंट है तो इधर भी V2 के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ V2 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये V2 का प्लस है। ठीक है, सिंस x1 x2 xn आर एलिमेंट्स ऑफ टीएस, टीएस के एलिमेंट हैं। अब डायरेक्ट इमेज की डिफिनेशन आप लगाओगे, तो अगर टीएस के एलिमेंट है तो यस में एलिमेंट्स मिलेंगे जिसकी ये क्या होंगे, टीएस में है तो इसका मतलब क्या है, अगर यक्स आपका एफए में है, पार्ट 1 में जाओ, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए इन ए सच दैट एफए बराबर एक्स, यही तो मतलब समझते हो। तो अगर आपका x1 टीएस का एलिमेंट है तो यस में एलिमेंट मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट v1 v2 vn इन यस सच दैट टी v1 इक्वल टू x1 कामा, अगर ये टीएस के एलिमेंट है तो इसका मतलब यस के किसी न किसी एलिमेंट के ये सब इमेज होंगे। ठीक है, किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे। तो देयर एग्जिस्ट v1 v2 vn इन s कि टी v1 इक्वल टू x1 टी v2 इक्वल टू x2 डॉट 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 टी v1 इक्वल टू xn। अगर मैं कुछ लिखूं ना तो आप ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट मान के चलोगे, x1 x2 xn आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगर मैं कुछ अनटिल अनलेस कुछ लिख नहीं रहा हूं तो आप ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मान के चलोगे कि ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और अगर ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो v1 v2 vn भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे इसके, टी v1 इक्वल टू x1 टी v2 इक्वल टू x2 टी vn इक्वल टू xn। अब कुछ करना नहीं है, इसमें फिर उठा के x1 x2 xn की वैल्यू रख दो, इसको स्टार बना दो, फ्रॉम स्टार
वी हैव अल्फा 1 x1 की जगह टी वी वन, अल्फा 2 x2 की जगह टी वी टू और प्लस डॉट 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 अल्फा एन xn की जगह टी वी एन इक्वल टू 0। आपका टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियरिटी कंडीशन यूज कर दो। दिस इंप्लाइज, ये इंप्लीकेशन साइन बनाना, इंप्लीकेशन नॉट आर, इंप्लीकेशन, दिस इंप्लाइज टी ऑफ अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा एन vn इक्वल टू 0 एज टी इज एल टी। एल टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियरिटी कंडीशन आप अप्लाई कर दिए। अल्फा ऐसे भी तो लिख सकते हो, फिर ये खुलेगा तो ये आ जाएगा लीनियरिटी कंडीशन। किसी का भी इमेज अगर 0 पे जा रहा हो, कल लास्ट लेक्चर में यही समझाया था आपको, किसी भी एलिमेंट का अगर इमेज 0 में जा रहा होगा तो वो एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट होगा? कर्नल का। क्लियर कट बात है। अगर इसकी इमेज 0 पे जा रहा है तो दिस इज एलिमेंट ऑफ कर्नल टी। ठीक है, तो अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn बिलोंग्स टू कर्नल टी बाय डिफिनेशन ऑफ कर्नल टी। यानी डोमेन वेक्टर स्पेस के एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इमेज अगर 0 पे जा रहा हो तो कर्नल की डिफिनेशन यही कहती है कि वो कर्नल का एलिमेंट होगा। कर्नल में यही तो था, v1 के वे सारे एलिमेंट जो 0 पे मैप हो रहे हैं, और v1 का कोई एलिमेंट अगर 0 पे मैप हो रहा होगा तो पक्का वो कर्नल का एलिमेंट होगा। तो ये 0 पे मैप हो रहा है ये पूरा एलिमेंट, तो ये कर्नल का एलिमेंट होगा। सिंस आप हाइपोथेसिस पहली ही लाइन लिखे हो कि टी क्या है आपका? इंजेक्टिव। टी आपका क्या है? इंजेक्टिव। तो कर्नल टी ट्रिवियल सब स्पेस होगा। ठीक है, कर्नल टी इज इक्वल टू 0। प्रियांशु ये 0 कहां का? कर्नल टी के अंदर जो 0 है v2 का। कर्नल टी किसका सब स्पेस होता है? अच्छा, मुझे यही नहीं समझ में आता था कि मैं अपने जमाने जब बीएससी में रहता था तो मुझे अलजेब्रा सबसे आसान लगती थी, एनालिसिस मुझे बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैं ये सब बातें भली भांति समझने लगा था दुए दिन में कि कौन 0 कहाँ का है कौन, उसी समय मुझे समझ में आ गया। बाद में नहीं, एनालिसिस तो मुझे बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन अलजेब्रा उसी टाइम पे समझ में आती थी। ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी भी 0 में लेके कंफ्यूज रहते हो, इसमें है क्या? एलिमेंट ही तो पहचानना कौन कहाँ का है। कर्नल टी कहाँ का सब स्पेस होता है? v1 का। तो ये 0 कहां का होगा? v1 का। ठीक है, सो दिस इज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है और कर्नल टी में एक ही एलिमेंट है 0। ये आपका कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है और कर्नल टी में एक ही एलिमेंट है 0। इसका मतलब इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। सिंस यस इज Li सबसेट ऑफ v1 और v1 v2 vn कहां के एलिमेंट हैं? सब आपको नोट्स कॉपी में है। v1 v2 vn कहां के एलिमेंट हैं? यस आपका Li सबसेट है v1 का, और v1 v2 पलटना पड़ता है आप लोगों को। v1 v2 vn कहां के एलिमेंट है? यस के एलिमेंट हैं। v1 v2 vn आर एलिमेंट ऑफ s। तो कहानी खत्म है। यस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा है। यस के एलिमेंट्स का v1 v2 vn किसके एलिमेंट है? यस के एलिमेंट, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा है। और यस Li है तो सारे स्केलर को क्या होना पड़ेगा फिर? 0। तो कामा कंक्लूजन कि अल्फा i इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। अब की बार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नहीं लिखा, एक बार लिख दिया अल्फा i इक्वल टू 0। अल्फा i इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। मीन्स अल्फा 1 भी 0 हो गया, अल्फा 2 भी 0 हो गया, अल्फा n भी 0 हो गया। अब बताओ आपका जो टीएस है वो Li सबसेट हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप यही तो लेके चले थे अल्फा 1 x1 अल्फा n xn इक्वल टू 0, और सारे स्केलर 0 आ गया कि नहीं? अल्फा 1 भी 0 आ गया,
इक्वल टू अल्फा 2 भी जीरो, अल्फा 2 भी आ गया जीरो, अल्फा 3 भी आ गया इक्वल टू अल्फा n, जीरो आ गया ना सब। इसका मतलब जो टीएस है वो एल आई सबसेट हो गया। यही तो दिखाना था कि लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश करवाए थे अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n xn इक्वल टू जीरो। टारगेट आपका क्या था कि सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जीरो हो जाए, वो हो नहीं गया आपके जीरो। ठीक है, किसकी सहायता से? यस के एल के सहायता से, तो जीरो हो गए। तो इसका मतलब यहां से कंफर्म हुआ कि टीएस आपका एल आई सबसेट हो गया। Hence, TS is Li subset of L dot I dot Li subset of V2। एक साइड से प्रूव हो गया। Li सेट को Li सेट पे ही मैप कर रहा है। यस, V1 का Li सेट लिए थे, TS भी V2 का Li सबसेट हो गया, तो Li सेट पे ही जा रहा है। कन्वर्सली सपोज दैट Conversely suppose that T takes, जो आपका T है, T takes Li subset of V1 to Li subset of V2। T क्या काम कर रहा है आपकी बात? Li सेट को Li सेट पे मैप कर रहा है, हर Li सेट को Li सेट पे मैप कर रहा है। अब की बार आपको दिखाना है कि T11 होगा, यानी इंजेक्टिव होगा। We have to show that T is इंजेक्टिव। और मैं आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अब लीनियर अलजेब्रा में ज्यादातर इंजेक्टिव दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे कि उसका कर्नल T ट्रिवियल हो जाए, कर्नल T ट्रिवियल हो जाए। तो लेट इफ पॉसिबल, कंट्राडिक्शन से प्रूव करोगे, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, इट बाय कंट्राडिक्शन। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। Suppose if possible, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा टी इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव का कर्नल टी नॉन ट्रिवियल होगा, तो उसको डायरेक्ट सपोज इफ पॉसिबल कर्नल टी इज नॉन ट्रिवियल नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप कह रहे हो कि कर्नल टी आपका नॉन जीरो है, कम नॉन जीरो है, नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है, तो कम से कम उसमें एक नॉन जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कर्नल टी आपका नॉन ट्रिवियल सब स्पेस है, तो जीरो तो रहेगा ही रहेगा, सब स्पेस के अंदर जीरो तो रहेगा। इसके अलावा भी एलिमेंट आ रहे होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे होंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट वी नॉन जीरो एलिमेंट इन कर्नल टी। और अगर v नॉन जीरो है, सिंस v नॉन जीरो वेक्टर, v आपका नॉन जीरो वेक्टर है, तो सिंगलटन v जब बनाओगे ये कैसा सेट होगा? आपको ये हाइपोथेसिस भी तो यूज करनी है कि Li सेट को Li सेट पे मैप करें। अगर v नॉन सिंगलटन से कंसिस्टिंग नॉन जीरो वेक्टर, आप याद करो Li सेट होता है, तो अगर v नॉन जीरो तो सिंगलटन v क्या होगा? सिंगलटन v इज Li सबसेट ऑफ v1, क्योंकि कर्नल t सब स्पेस है v1 का, तो जो आपका v है वो v1 का भी एलिमेंट होगा। तो अगर v नॉन जीरो है तो सिंगलटन v इज Li सबसेट ऑफ v1। और हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे हो कि t जो है v1 के Li सबसेट को
एलआई सबसेट पे मैप कर रहा है। तो मीन्स बाय आवर सपोजिशन, बाय आवर सपोजिशन, बाय आवर सपोजिशन टी ऑफ वी क्या होगा, इसको इसकी अगर ये यस है तो टी ऑफ यस क्या होगा, टी ऑफ वी, टी ऑफ वी। आप कह रहे हो कि बाई आवर सपोजिशन एलआई सेट पे जा रहा है तो टी ऑफ वी एलआई सबसेट होगा किसका, V2 का। टी ऑफ वी इज एलआई सबसेट ऑफ, एलआई सबसेट ऑफ एलआई सबसेट ऑफ V2। और अगर टीवी एलआई सबसेट ऑफ V2 हो गया तो देन टीवी आपका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। टीवी आपका नॉन जीरो हो जाएगा। और अगर टीवी नॉन जीरो हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत आएगी, दिस इंप्लाइज दैट अगर टीवी नॉन जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर टीवी जीरो है तो वी कहां बिलोंग करता है, कर्नल टी में, इफ एंड ओनली इफ है। और अगर टीवी नॉन जीरो है तो इसका मतलब वी कर्नल टी में नहीं बिलोंग करेगा। तो अगर टीवी नॉन जीरो तो दिस इंप्लाइज वी डज नॉट बिलोंग्स टू कर्नल टी, वी डज नॉट बिलोंग्स टू कर्नल टी, वी डज नॉट बिलोंग्स टू कर्नल टी। तो इस अब कंट्राडिक्शन किसके खिलाफ आया है, वी आप कहां मान के चल रहे हो, वी आपका कहां आया, कर्नल टी। तो इसको स्टार बना लो, दिस कामा ए कंट्राडिक्शन, कामा ए कंट्राडिक्शन, ए कंट्राडिक्शन टू स्टार। ये बात कंट्राडिक्ट कर रहे स्टार को, क्योंकि वी कर्नल टी का एलिमेंट है और आके आ गया वी कर्नल टी का एलिमेंट नहीं है। तो ये किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, इस लाइन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। और कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, जो थोड़ी देर के लिए आप ये बकवासबाजी किए हो, कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, जो थोड़ी देर के लिए आप ये बकवासबाजी किए उसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये मानी हुई बात गलत है। तो जब ये गलत है तो फिर सही क्या होगा, कर्नल टी इक्वल टू जीरो। तो हेंस our assumption that कर्नल टी इज नॉन ट्रिवियल इज रॉन्ग, क्योंकि उसी की वजह से तहस नहस हो रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है, रॉन्ग। और अगर कर्नल टी इज नॉन ट्रिवियल इज रॉन्ग तो इसका मतलब कर्नल टी ट्रिवियल होगा। सो कर्नल टी इज ट्रिवियल। और अगर कर्नल टी ट्रिवियल हो गया टी इंजेक्टिव हो गया, 10 टी इज इंजेक्टिव। दोनों साइड से प्रूव हो गया। आप 30 सेकंड पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। प्रूफ ऑफ सेकंड,
लेट एस बी ए जनरेटिंग इसको थोड़ा जैसे लिखना आप, लेट एस बी ए जनरेटिंग सबसेट ऑफ, अभी बाद में पूछूंगा आपसे बताना, लेट एस बी ए जनरेटिंग सबसेट ऑफ V1। यस V1 का जनरेटिंग सबसेट है। लेट V बिलोंग्स टू V2, कोडोमैन वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले रहे हो, V बिलोंग्स टू V2, मतलब T फ्रॉम V1 टू V2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो कोडोमैन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हो। देन एक ही साथ प्रूव कर दिया जाएगा, दो पार्ट में नहीं प्रूव किया जाएगा। देन T इज ऑनटू या सर्जेक्टिव इफ एंड ओनली, बताओ क्या होगा। V आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट V2 का लिए हो, T ऑनटू होगा इफ एंड ओनली कि जब V2 का हर एलिमेंट प्री इमेज रखेगा। देन इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट, यहां V लिख दियो तो यहां X लिख दो, V ऑलरेडी लिख दियो ना V2 में, तो नोटेशन में मत जाना, मतलब अब V मत लिख देना। देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू V1 सच दैट T ऑफ X इक्वल टू V। ये ऑनटू की डिफिनेशन कहती है, ऑनटू की डिफिनेशन यही कहती है क्या, कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे तो वो प्री इमेज रखेगा, प्री इमेज रखेगा। तो T इज ऑनटू इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू V1, डोमेन में एलिमेंट मिले सच दैट Tx इक्वल टू V। सिंस, अभी फिर यहां से कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। सिंस इसको स्टार बना के छोड़ दो, फिर जरूरत पड़ेगी तभी ले यूज करेंगे। सिंस यस इज ए जनरेटिंग सबसेट ऑफ V1, यस जनरेटिंग सबसेट है V1 का, और X एलिमेंट है V1, यही तो मैं आज अभी पूछा हूं। यस जनरेटिंग सबसेट है V1 का, दैट इज, इसको जनरेटिंग सबसेट है V1 का क्या प्रियांशु समझते हो, अभी तो आपसे पूछा था, ब्रैकेट में लिख ही लो, ठीक है। दैट इज कि सबस्पेस जनरेटेड बाय S इक्वल टू V1, यही तो मतलब होता है। यस इज ए जनरेटिंग सबसेट ऑफ V1 का मतलब यस जनरेट्स V1, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S या सबस्पेस जनरेटेड बाय S पूरा V1 के बराबर हो जाए। और इसका मतलब क्या होता है कि यहां का कोई भी एलिमेंट लोगे तो यहां के एलिमेंट का लीनियर फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनाइट होता ही है। यहां का एलिमेंट यहां के एलिमेंट का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। और X आपका कहां का एलिमेंट है, V1 का। इसका मतलब X को S के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, X के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। जब सबस्पेस जनरेटेड बाय S V1 है तो V1 का हर एलिमेंट S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और X आपका V1 का एलिमेंट है तो X भी S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो देयर एग्जिस्ट X1 X2 Xn इन S and scalar alpha 1 alpha 2 alpha n in F such that x equal to alpha 1 x1 alpha 2 x2 plus dot alpha n xn। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, जहां दिक्कत हो आप मुझे रोक सकते हो, ठीक है। अगर ये इसको जनरेट कर रहा है तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। X यहाँ का एलिमेंट है तो S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब S में एलिमेंट मिलेंगे, फाइनाइटली में एलिमेंट मिलेंगे x1 x2 xn, और स्केलर मिलेंगे कि x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब फिर अगेन स्टार से आ जाओ, बाई स्टार T इज ऑन टू इफ एंड ओनली, ये तो कॉपी पेस्ट कर लेना, T इज ऑन टू इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू V1 such that अब X की जगह ये उठा के रख दो, कुछ करना नहीं है अगले लाइन में। T ऑफ X की जगह ये रख दो, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn, X की जगह रख दिए, इक्वल टू V।
दिस इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज मतलब देखो आगे लाइन चेंज कर देना, दो बार इफ एंड ओनली इफ इंप्लाइज, अगली लाइन लिखोगे टी इज ऑन टू या दैट इज लिख दो, दैट इज सबसे अच्छा सब दैट इज, टी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू V1 सच दैट टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हाइपोथेसिस में है, तो फिर लीनियरिटी कंडीशन यूज करो, तो अल्फा 1 Tx1 अल्फा 2 Tx2 प्लस डॉट 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 अल्फा n Txn इक्वल टू V एज T इज LT, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोग बहुत हल्के लेवल पे लीनियर अलजेब्रा पढ़ाते हैं, वो हमेशा यस को फाइनाइट सेट मान लेते हैं। मैं यस को कोई पूरे प्रूफ में देख लेना, कहीं भी यस को फाइनाइट सेट नहीं मानो, यस कोई भी सेट हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी हो सकता है। मेरे प्रूफ में ध्यान से एकदम बहुत जनरल प्रूफ करता हूं, ठीक है। आधे अगर आप एन भट्टाचार्य, कौन किताब आती है, एन भट्टाचार्य, आर्यस मिश्रा, वो सब जगह फाइनाइट सेट यस को ले लेगा, x1 x2 xn फिर लेके वो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको बचना है उससे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग, अब उसके बाद अगर x1 x2 xn आपके यस के एलिमेंट हैं तो tx1 tx2 txn कहां के एलिमेंट होंगे? सिंस कहानी अब खत्म है, सिंस x1 x2 xn आर एलिमेंट ऑफ s, तो इनकी जो इमेजेज आएंगी tx1 tx2 डॉट 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 txn, ये किसके एलिमेंट होंगे आप ही बताओ? ts में चले जाएंगे, एलिमेंट ऑफ ts, यानी ये सारे tx1, ये कामा सिंस वाला कामा है, सिंस के बाद ये कामा, और tx1 tx2 txn सारे ts के एलिमेंट हो जाएंगे। अब कहानी खत्म है। v आर्बिट्रेरी एलिमेंट है v2 का, आप लियो ना, लेट v बिलोंग्स टू v2, v आर्बिट्रेरी एलिमेंट है v2 का, और वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है? tx1 tx2 txn, और ये किसके एलिमेंट हो रहे हैं? ts के। इसका मतलब जनरल एलिमेंट v2 का ts के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। जनरल एलिमेंट v2 का ts के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, मींस ts जनरेट कर दे रहा है v2 का। तो फिर लिखना यहां से सो ये समझ पा रहे हो ना? अब से एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि v2 का जनरल एलिमेंट है, और वो tx1 tx2 txn का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये ts के एलिमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब जनरल एलिमेंट लिए v2 का, और वो ts के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, इसका मींस ts जनरेट कर दे रहा है v2 का, ठीक है। तो t इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ ts जनरेट्स v2। तो यस जनरेटिंग सेट लिए थे v1 का, और प्रूव हो गया t इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ जनरेटिंग सेट पे ही जा रहा है, ts जनरेट्स v2, ठीक है, ts जनरेट v2। तो दूसरा वाला भी प्रूव हो गया QED। यस v1 का जनरेटिंग सेट था, अगर ऑन टू है इफ एंड ओनली जनरेटिंग सेट पे ही जा रहा है, और तीसरा वाला दोनों से फॉलो कर जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में थोड़ी लिख दो, आप मान लो एग्जाम में इंडिविजुअल यही आ गया तो तीसरा वाला ही पूछ लिया तो क्या लिखोगे? प्रूफ फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, देखो प्रूफ फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो आप क्या करोगे? हाँ, दोनों प्रूफ लिख देंगे, हाँ स्टेटमेंट लिख देना। लेकिन अब वो 5 नंबर का सवाल है तो प्रूफ लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप लिख सकोगे ये कि बेसिक। तो मैं जितना लिखना मैं उतना लिख दे रहा हूं, लेट बी बी ए बेसिस, आज पता नहीं कौन सी बेसिस लिखा रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। बेसिस ऑफ v1, और हमको ये दिखाना है कि टी बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली
टीबी इज ए बेसिस ऑफ V2, ये तो दिखाना होगा कि बेसिस पे ही जाए। तो सिंस B being basis, since B being बेसिस होने की वजह से, ये दोनों बेसिस होने की वजह से Li सेट होगा कि नहीं? सिंस B being basis is Li subset of V1. Also since B being, क्योंकि बेसिस दोनों होता है, जनरेटिंग सेट भी होता है और Li भी होता है। also since B being generating subset, also B being basis लिखना था, pardon me, B being basis, B being बेसिस होने की वजह से जनरेटिंग सबसेट भी होगा, कामा जनरेटिंग सबसेट ऑफ V1। अगर बेसिस है तो Li सबसेट भी होगा V1 का, जनरेटिंग सबसेट भी होगा V1 का। अब यहीं से 10 T is bijective if and only if, T is bijective if and only if, तो बाइजेक्टिव है तो दोनों बातें हैं ना, इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा। और इंजेक्टिव मैप क्या करता है? Li को Li पे ले जाता है, और B आपका क्या है? पहला वाला लाइन B आपका क्या है? Li है, तो TB क्या हो जाएगा? Li। तो इंजेक्टिव होने की वजह से TB इज Li सबसेट ऑफ V1। और बाइजेक्टिव है तो सर्जेक्टिव भी है, और सर्जेक्टिव क्या करता है? जनरेटिंग सेट को जनरेटिव भी ले जाएगा, और B बीइंग बेसिक जनरेटिंग सबसेट भी है, तो TB भी क्या होगा? जनरेटिंग सबसेट ऑफ V1। ये V1 नहीं V2 लिखना था, V2। T बाइजेक्टिव है तो इंजेक्टिव है, और इंजेक्टिव क्या करता है? Li को Li पे ले जाएगा, और B आपका Li सबसेट ऑफ V1 है, तो TB Li सबसेट ऑफ V2 हो जाएगा। और बाइजेक्टिव है तो सर्जेक्टिव भी है, तो B अगर जनरेटिंग सबसेट है V1 का, तो TB जनरेटिंग सबसेट हो जाएगा V2 का, ठीक है। एंड TB इज जनरेटिंग सबसेट ऑफ V2। अब का दैट इज T इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ। अब जब TB Li भी हो गया, बेसिस की डिफिनेशन यही कहती है, TB Li भी हो गया और TB जनरेटिंग भी हो गया, TB Li सबसेट ऑफ V2 भी हो गया, जनरेटिंग सबसेट। और बेसिस की डिफिनेशन यही है कि Li प्लस जनरेटिंग हो जाए तो बेसिस हो जाएगा। तो TB इज ए बेसिस ऑफ V2, और यही आपको प्रूव करना था। अब आपको बता रहा एग्जाम में कितना लिखना होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पूछा, तीसरा वाला। आप दोनों स्टेटमेंट स्टेट कर देना, बाकी उसके बाद ये सब बातें लिख देना। उसके बाद जितना दोनों स्टेटमेंट स्टेट कर देना, यानी 1 और 2 का स्टेटमेंट स्टेट कर देना, आगे ये सारी बात लिख देना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 1 2 प्रूव करने बैठ जाओ। कहीं भी फंडामेंटल थ्योरम आए तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लेकिन इसके प्रूफ से पहले आपको बहुत कुछ जानना होगा, तो आप एक
ब्रेक लो यहाँ पे, टेक ए ब्रेक, ठीक है, टेक ए डाइग्रेशन ब्रेक, क्योंकि इसमें क्वोशेंट स्पेस का काम एक्चुअल में v बाई कर्नल t जैसी चीज यहाँ आने वाली है, v बाई, और आपको v बाई w जैसी चीज अभी पता ही नहीं है, ठीक है, v बाई w जैसी चीज पता ही नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा जो छूटा हुआ है पार्ट यूनिट 1 का, मैं बोला था ना यूनिट 1 यूनिट 2 सब एक साथ में हो जाएगा, जो छूटा हुआ पोर्शन है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म के प्री रिक्विजिट में आ जाएगा। तो अब आप एक ब्रेक ऐसे बनाना कुछ दिन के लिए, यहीं रुक के, अब कुछ दिन बाद ये प्रूव होगा, ठीक है। अब आ जाओ वहां पे, वन फन सब खत्म है, ठीक है। अब ये वन फन सब खत्म है, ये समझो सब एग्जाम ओरिएंट, सब जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के में आना ही आना है, ठीक है। वन फन सब भूल जाओ, ठीक है। वन मतलब यूनिट 1 का पोर्शन यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्वोशेंट स्पेस के आप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो डिफिनिशन, let V be a vector space over a field F। इस संडे तक आपका यूनिट 2 तक खत्म हो जाएगा, यूनिट 1 यूनिट 2 खत्म हो जाएगा इस संडे तक, और अगले संडे तक यूनिट 3 में मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स तो आधा इंटर में पढ़े ही हो तुम लोग। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक पिक्चर का भी नाम है, मैट्रिक्स एक फिल्म का भी नाम। मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट लगा के अंदर उसमें कुछ एंट्रीज लिख देते हैं ना, यही मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यही तो समझना है, मैट्रिक्स नाम भर है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Let V be a vector space over a field F. We say that V is a finitely generated vector space. V is finitely generated finitely generated वेक्टर स्पेस, और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस को ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं, अलग नहीं है। जैसे सर्वेस और स्काई एक ही आदमी है, तो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक ही चीज है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो वी से दैट वी इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फिर से मैं बोल रहा हूं, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट, कम से कम एक, अधिकतम कई मिल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट ऑफ वी, देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सबसेट का कुछ नाम भी लिख दो, सबसेट यस ऑफ वी, देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट यस ऑफ वी सच दैट यस जनरेट्स वी, यस जनरेट्स वी। तो जो छूटा हुआ पोर्शन यूनिट 1 का था, आज और कल परसों में वो भी कवर हो जाएगा। यस जनरेट्स वी, और यस जनरेट्स वी का मतलब क्या होता है प्रियांशु?
यस जनरेट्स वी। बी के हाँ बी के सारे एलिमेंट को फिर वही बतिया बता रहे, सिंपल नहीं बताते तो कहानी खिस्सा तमाम बताते हो तुम। वही बीके सर वाली हलिया हो गई। आर्किडियन प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, पता नहीं क्या समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बैठ के 7 नंबर में नहीं अपने सर के चैम्बर में नहीं समझ पा रहे, लड़के क्या समझ रहे होंगे, उसी में पता नहीं क्या समझा रहे हैं। ठीक है, घंटे भर से देखिए, घंटे भर से। ठीक है, दैट इज बी इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ हाँ, तो यही बोलो ना, तो इधर से लिखा जाता है लीनियर स्पैन ऑफ एस या सब स्पेस जनरेटेड बाय एस पूरा वी के बराबर हो जाए। जी, तो वो तो नाम, डिफिनीशन नाम से ही स्पष्ट है। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मतलब उसके पास फाइनाइट जनरेटर मिल जाए, फाइनाइट जनरेट, उस वेक्टर स्पेस के पास फाइनाइट जनरेटर मिल जाए। ठीक है, तो एफ जी वी एस का आगे से क्या मतलब समझोगे प्रियांशु? एफ जी वी एस का आगे से क्या मतलब समझोगे? हाँ, अब मैं बार बार उतना बड़ा नहीं लिखूंगा। और एफ डी वी एस का मतलब क्या समझोगे? फाइनाइटली नहीं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और दोनों क्या होते हैं? हाँ, इक्वल, कोई अंतर नहीं है, इक्वल। मतलब लिखने में तो स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, यहाँ जी आ गया, यहाँ डी आ गया। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों सेम है। जैसे तुम और प्रियांशु और तुम्हारी प्रेमिका प्रियांशु जो रही थी पहले। ठीक है, तो वो वही बात है। ठीक है, कहाँ है इस समय? ठीक है पता नहीं, इस समय तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिनेश सर से है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, डिफिनीशन खत्म है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन यही है कि उसके पास फाइनाइट जनरेटर हो, बस मोटी मोटा ये याद रखना, फाइनाइट जनरेटर हो। एग्जाम्पल, लेट v इक्वल टू एफ एन और एफ ओवर एफ इक्वल टू एफ, फील्ड एफ ही है। क्या ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और है तो इसका एक फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर बताओ, फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर। तो लेट एस इक्वल टू E1 E2 En, वेयर ei वही है कि ith एंट्री 1 हो, 0 0 1 0 0 1 0 ith एंट्री 1, ith एंट्री 1। मतलब अगर En है तो nth एंट्री 1 होगा। यहां i इक्वल टू 1 2 n लिख दोगे। क्या ये यस इस एफएन को जनरेट कर दे रहा है? जनरेट करने का मतलब क्या कि एफएन का कोई एलिमेंट लिया जाए तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, हो जाएगा। आज ही प्रूफ किया सवाल में। ठीक है, तो लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ fn। आर्बिट्रेरी एलिमेंट fn के ले लिए ये E1 E2 En तब जनरेट करेगा जब कोई भी जनरल एलिमेंट fn का लिया जाए, वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। और यही तो 10-15 मिनट समझाया हूं, वो होगा ही होगा। देन x1 x2 x3 डॉट 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 xn को लिख सकते हो x1 E1, लिख सकते हो x1 E1। यही स्केलर का काम कर जाएंगे, यही x1 x2 x3 xn अगर स्टैंडर्ड बेसिस लेके चल रहे हो। हालांकि अभी बेसिस नहीं बोलोगे, ये सेट है, अभी ये सेट है, क्योंकि डिफिनीशन आप फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का एग्जांपल देने जा रहे हो। अभी मैं बेसिस नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एक सेट ले रहा हूं। लेकिन जो इसमें E1 E2 En है, वो E1 क्या है 1 0 0 0 0, ठीक है। E2 क्या है 0 1 0 0 0 n टपिल। En क्या है 0 0 0 0 1 n टपिल, ठीक है। तो x1 x2 x3 xn लोगे तो अपने आप इसको लिख सकते हो x1 E1 x2 E2 प्लस डॉट 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 xn En। तो वही तो तुम कहे थे कि जनरल एलिमेंट लिया जाए fn का, और अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आ गया, इसका मतलब यस जनरेट कर दे रहा है v को। सो यस जनरेट्स v, और v ही आपका fn है। तो यस जनरेट्स fn, और यस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं?
यस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n। तो फाइनाइट हो गया ना। इसका मतलब Fn एक फाइनाइट जनरेटर है। देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट, ये यस Fn का सबसेट है। देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट यस ऑफ Fn सच दैट कि यस जनरेट्स Fn। जो ही ये हो गया तो इसका मतलब हेंस Fn ओवर F इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। Fn ओवर F एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। एक एग्जांपल और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बताओ। ये तो पूरा दुनिया बताती है। एक कोई और बताओ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तो बताना, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बताना तो बहुत आसान है। ये एक्सरसाइज है करना। गिव एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। V4 ओवर Z2, V4 ओवर Z2 वेक्टर स्पेस है ना। आपको बताना है कि कौन सा सेट इसको जनरेट करेगा, V4 को कौन सा सेट जनरेट करेगा। कब कहोगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? जब उसके पास फाइनाइट जनरेटर हो। तो एक यस खोजना होगा उसके अंदर V4, और V4 आपका ये होता था क्लाइंट्स 4 ग्रुप A B C, और Z2 के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता था 0 बार 1 बार। V4 Z2 के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता। किसी को याद है वेक्टर एडिशन क्या था? वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्पेस बना रहा था। वेक्टर एडिशन क्या था? इसका जो बाइनरी ऑपरेशन और इसका बाइनरी ऑपरेशन, किसी को याद क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या था? ओ से दिखा रहे थे ना, ओ से, ये ओ से दिखाते थे। ए बी सी, इसको कैले टेबल बोलते हैं। EABC, बहुत लोग ओ के प्लस से दिखाते हैं, कुछ लोग ओ को प्लस से दिखाते हैं। तो नोटेशन में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओ को प्लस से दिखाओ चाहे प्लस को ओ से दिखाओ, एक ही बात है। तो अब EOE, तो ये आइडेंटिटी AABC, जब ए से कराते थे AOE क्या होगा? ए। AOA क्या हो रहा था? E। AOB क्या हो रहा था? तीसरा वाला C। AOC क्या होगा? B। BOE क्या होगा? B। BOA क्या होगा? C। BOB क्या होगा? E। जब सेम का सेम के साथ कराओगे। और BOC क्या होगा? ऐसा मैं नहीं बनाया हुआ, ऐसे फेलिक्स क्लाइन ने बनाया था, जो जमीन बना के चला गया, मैं तो उसको कॉपी कर रहा हूं। BOB क्या है? E। और BOC क्या है? A। COE क्या है? COA क्या होगा? B। COB क्या होगा? A। COC क्या होगा? आप हमेशा जरूर चेक करना कि हर कॉलम, हर रो में चारों एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं। EABC, AECB, BCEA, CBAE, इसका मतलब सही है आपका टेबल। ठीक है, तो ये आपका V4O एक अबिलियन ग्रुप होता है। अबिलियन ग्रुप, जिसको क्लाइंट्स 4 ग्रुप बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप V4O। तो वेक्टर स्पेस के लिए एक अबिलियन ग्रुप चाहिए जो V4O है, और Z2 पे वेक्टर स्पेस बनाता, केवल Z2 पे बनाएगा, केवल Z2, और किसी फील्ड पे नहीं बनाता, केवल Z2 पे बनाता है। अब Z2 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन का काम तो यही कर देगा। ये वेक्टर एडिशन जो V4 के साथ जो ऑपरेशन होता है, V प्लस में प्लस ही तो वेक्टर एडिशन का काम करता है। तो V4O में वेक्टर एडिशन का काम क्या करेगा? जो ग्रुप ऑपरेशन है वही, तो यही आपका वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर एडिशन यही है। अब इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस पे बताओ क्या होगा? Z2 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये मैं डिफाइन किया, आपके नोट्स में है। Z2 का V4 पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो प्रॉपर्टी को याद रखते हुए बनाया गया था कि 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन x। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 इंटू V वेक्टर इक्वल टू हमेशा क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो 0 बार x इक्वल टू V4 का 0, और V4 का 0 क्या है? E। तो E होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V4। तो 0 बार का x
V4 का एलिमेंट है, तो 0 बार का स्केलर मल्टीप्लीकेशन V4 के ऊपर डिफाइन कर लिए। 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन x हमेशा e होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि 0 इंटू वी वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 0 फील्ड का है, ये 0 बार लिखना चाहिए था। 0 बार मतलब ये 0 फील्ड का होता है, ये वेक्टर स्पेस का, ये जनरल में लिख रहा हूं। तो 0 इंटू वी इक्वल टू 0, तो 0 बार इंटू एक्स की जगह v की जगह x, तो 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू e आएगा इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि 0 इंटू वी बराबर 0 होता है। और यहाँ का 0 e है, यहाँ v की जगह v4 है, यहाँ का 0 क्या है, यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, e है, ठीक है। एंड 1 बार का स्केलर मल्टीप्लीकेशन x पे, तो ये S4 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 1 इंटू वी बराबर v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। तो यहाँ v की जगह v4 है, तो 1 बार इंटू x क्या आएगा, आप ही बताओ, x ही रहेगा। x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v4। तो ये एलिमेंट है इस पे, और दोनों का आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन बता दिए, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो आप चेक कर चुके थे। वी कैन सो दैट we can see that V4 over Z2 is a vector space, V4 over Z2 is a vector space। अब इसका ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्यों होगा, या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्यों होगा? एक तो सिंपल सी बात है कि सिंस सब स्पेस जनरेटेड बाय V इज इक्वल टू क्या आएगा, आप ही बताओ। अगर W वेक्टर स्पेस है तो सब स्पेस जनरेट, अगर ये खुद सब स्पेस है तो सब स्पेस जनरेटेड बाय W ही तो आता है, ये आपके नोट्स में है। तो V वेक्टर स्पेस है तो सब स्पेस जनरेटेड बाय V क्या आएगा आपका V। यहां V की जगह क्या है, V4। तो सिंस सब स्पेस जनरेटेड बाय V4, यानी यस आप V4 ही ले लीजिए, यस पूरा V4 ही ले लिए। सब स्पेस जनरेटेड बाय V4 क्या आएगा आपका, V4 ही। एंड V4 आपका फाइनाइट है कि नहीं, चार तो एलिमेंट है उसमें, चार तो एलिमेंट, एंड V4 इज फाइनाइट, V4 इज फाइनाइट। और जब ही किसी वेक्टर स्पेस के पास एक भी फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर आ गया तो वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हेंस काम सिंस से जोड़ रहे हो ना, तो फाइनाइट कामा V4 Z2 इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। लेकिन ये एक जनरेटर फाइनाइट जनरेटर, एक ये बड़ा ट्रिवियल सा जनरेटर है, खुद V4 को जनरेट कर दे रहा है। एक नॉन ट्रिवियल जनरेटर बनाने की कोशिश करो, नॉन ट्रिवियल जनरेटर। लेट S इक्वल टू AB सबसेट ऑफ V4 के दो एलिमेंट AB ले लिए, E छोड़ दिए AB। अब AB ही नहीं, आप AC भी ले सकते थे, BC भी ले सकते थे, कोई दो ले लिए। देन सब स्पेस जनरेटेड बाय S क्या होगा, प्रियांशु टेल मी क्विकली। सब स्पेस जनरेटेड बाय S, इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, इन्हीं का तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। पैर दर्द कर रहा है, इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते समय Z2 के यहाँ स्केलर क्या होंगे, 0 बार 1 बार। एक बार दोनों 0 बार ले लो, 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन A, और यहां प्लस की जगह O है, ये ध्यान रखना, ऐसे ब्रैकेट में करो। 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन A और V4 का जो प्लस है वो O है, ये समझना। 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन B। इसके बाद क्या होगा, अब की बार पहले को 0 दूसरे को 1 कर दे रहा हूं। 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन A O, 1 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन B, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको 1 कर दिया जाए, इसको 0। ठीक है, 1 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन A O, 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन B, और लास्ट चॉइस क्या बचेगी, 1, दोनों 1 ले लिया जाए।
1 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए ओ 1 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन बी। इसके अलावा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है ए बी का? Z2 के एलिमेंट के सहारे इसके अलावा और कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो? यही 4 ही बनेंगे। और 0 बार ए क्या होगा? अभी डिफाइन किया गया। 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए क्या होगा? ई, ठीक है, ई ओ, और ये भी आपका क्या होगा? ई ही होगा, क्योंकि आप साफ साफ लिखो कुछ भी एक्स हो, यानी V4 का कोई भी एलिमेंट हो, 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स हमेशा ई ही होगा। एक्स ई ए बी सी में से कुछ भी हो, एक्स ई ए बी सी में से कुछ भी होगा, वो ई ही रहेगा। कामा 0 बार ए आपका ई और 1 बार बी आपका बी ही बना रहेगा, बी ई ओ बी। और फिर यहां आओगे 1 बार ए आपका ए बना रहेगा और 0 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन बी आपका 0 ई हो जाएगा, ई ई ई। और लास्ट वाला क्या आएगा? वन बार इंटू ए और 1 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन बी बी। अब आप चेक करो, देखो पूरा का पूरा V4 आ गया होगा। ई ओ ई आपका ई ही बना रहेगा, ई ओ बी आपका बी हो जाएगा, ए ओ ई आपका ए हो गया, और ए ओ बी से तीसरा वाला आ जाता है सी। दैट मीन्स V4। तो ये भी एक जनरेटर है, यानी सब यस के द्वारा जो जनरेट कर रहा है वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आ जा रहा है ना, तो यस इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ। और यस में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो अगेन एक फाइनाइट जनरेटर आ गया, ये एक नॉन ट्रिवियल जनरेटर है। इसी तरह से कितने जनरेटर और हो सकते हैं? AC 6 कैसे हो जाएंगे? AC BC, इसके अलावा मतलब 3 ये जनरेटर हो जाएंगे, और एक खुद तो ही है, ठीक है, खुद तो ही है। ठीक है, जाओ फिर आगे। अच्छा, एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, फिर जाओ। Every finite dimensional vector space, every finite dimensional vector space, ये आपके एग्जाम में भी पूछता है BSc में। Every finite dimensional vector space, और मैं बार बार लिख दे रहा हूं, कहीं कहीं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी लिख दिया है, अंसाल साल करोगे, एक ही बात है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, दोनों एक ही बात है। हैज ए बेसिस, इवन फाइनाइट बेसिस, ब्रैकेट में लिख दो। हैज ए बेसिस भी आ गया तब भी वही सवाल है एग्जाम में, हैज ए फाइनाइट बेसिस। जाओ फिर कल मिलते हैं।